गुलाम हैदर, जिन्होंने लता, नूरजहां और शमशाद बेगम जैसी आवाजें फिल्मी दुनिया को दी। फिल्म संगीत में मास्टर गुलाम हैदर का वही स्थान है जो फिजिक्स में अल्बर्ट आइंस्टीन और सर आइजैक न्यूटन का है। उन्होंने 90 साल पहले फिल्म संगीत के डीएनए का आविष्कार किया था। लगभग एक सदी बाद आज भी रचना के मामले में फिल्म का प्लेबैक म्यूजिक उसी अंदाज का है। मास्टर जी को यह सम्मान हासिल है कि उन्होंने उपमहाद्वीप के संगीत को मलिका-ए-तरन्नुम, नूरजहां और लता मंगेशकर जैसी सुरीली आवाजों का तोहफा दिया। इतना ही नहीं बल्कि मास्टर गुलाम हैदर ने 12 साल की उम्र में लोगों से शमशाद बेगम का परिचय कराया, जो बाद में अविभाजित भारत की पहली प्रसिद्ध फिल्म गायिका बनी। चूंकि शमशाद बेगम इस क्षेत्र की पहली प्लेबैक सिंगर थी, इसलिए ही नूरजहां और लता मंगेशकर सहित उनके बाद आने वाली गायिकाओं ने शमशाद बेगम की शैली का उपयोग करते हुए गायकी के अपने अनोखे अंदाज की बुनियाद रखी। मास्टर गुलाम हैदर ने 74 साल पहले लता मंगेशकर की क्षमताओं को पहचाना था, जब वो कमर्शियल बाजार में एक कोरस गर्ल थी। बीबीसी उर्दू से बात करते हुए लता मंगेशकर को ये बातें बिल्कुल ऐसे याद थी जैसे कल की ही बात हो। उन्होंने कहा, ये उन दिनों की बात है जब मुंबई में फिल्म शहीद की तैयारियां चल रही थी। मास्टर गुलाम हैदर इसके म्यूजिक डायरेक्टर थे। ये फिल्म उस समय की जानी मानी फिल्म कंपनी फिल्मिस्तान के बैनर तले बन रही थी। इसके मालिक शशिधर मुखर्जी थे, जिन्होंने मेरी आवाज ये कहकर खारिज कर दिया कि आवाज बहुत बारीक और चुभती हुई है, जो दर्शकों को पसंद नहीं आएगी। शशिधर मुखर्जी फिल्म उद्योग में एक प्रसिद्ध बंगाली परिवार के मुखिया थे, जिनकी पोती बॉलीवुड अभिनेत्री रानी मुखर्जी हैं। लता मंगेशकर ने बताया कि वो उस समय 18 साल की थी और 4-5 साल से कोरस में गाने के साथ साथ मराठी फिल्मों में छोटे छोटे रोल भी कर रही थी। वो कहती हैं, मुझे कभी हीरो की छोटी बहन का रोल तो कभी हीरोइन की सहेली का रोल मिल जाता, लेकिन मुझे एक्टिंग करना पसंद नहीं था। मैं गाना चाहती थी, लेकिन कोई मौका नहीं दे रहा था। उन्हीं दिनों ऐसा हुआ कि पठान नाम का एक भला मानस, जो स्टूडियो में जूनियर आर्टिस्ट सप्लाई करता था, मुझे मास्टर गुलाम हैदर साहब के पास ले गया। उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया और मुझे पास कर दिया। लता ने बताया, मेरे ऑडिशन से मास्टर साहब बहुत खुश हुए। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें प्रमोट करूंगा। फिर मास्टर साहब ने मुखर्जी को राजी करने की बहुत कोशिश की और ये भी कहा कि मेरी गारंटी है, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। वो आगे बताती हैं कि जब मास्टर साहब ने शशिधर का फैसला सुना तो वे अपने आप को रोक नहीं पाए, लेकिन उन्हें ये कहा कि मुखर्जी साहब, वैसे तो आपको अपनी राय बनाने का पूरा हक है, पर मेरे शब्द लिख ले। एक दिन आएगा कि प्रोड्यूसर लता के दरवाजे पर लाइन लगाए खड़े होंगे। लता के अनुसार इतना कहकर मास्टर गुलाम हैदर ने फिल्मिस्तान के कार्यालय में शशिधर को अपना इस्तीफा सौंप दिया और उसी समय मेरे साथ बॉम्बे टॉकीज स्टूडियो की ओर चल पड़े। इसके बाद शशिधर को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और फिल्मिस्तान के बैनर तले उन्होंने अनारकली और नागिन समेत अपनी सभी फिल्मों के गाने लता मंगेशकर की आवाज में रिकॉर्ड किए। लता मंगेशकर बताती हैं कि बॉम्बे टॉकीज स्टूडियो शहर के बाहरी इलाके मलाड में था। मैं मास्टर साहब के साथ गोरेगांव रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन का इंतजार कर रही थी। फिल्म मजबूर के गाने की पहली धुन वहीं बनी। गाने के बोल थे, दिल मेरा तोड़ा, मुझे कहीं का ना छोड़ा। मास्टर जी 555 ब्रांड की सिगरेट पीते थे, जिसकी पैकिंग
टीन के गोल डब्बे की थी। उन्होंने वही सिगरेट के डिब्बे पर धुन बना दी। वो एक एक लाइन पढ़ते रहे और मैं उनके साथ गुनगुनाती रही। मास्टर जी ने तय कर लिया था कि वो ये गाना मुझसे ही गवाएंगे। मजबूर में मेरे 4 गाने थे, वो सभी खूब पसंद किए गए। इस फिल्म के बाद संगीतकार खेमचंद प्रकाश ने मुझसे अपनी फिल्म जिद्दी के गाने गवाए और फिर मैं उस समय के सभी संगीतकारों की पहली पसंद बन गई। लता कहती हैं, फिल्मी संगीत में मेरे शिक्षक मास्टर गुलाम हैदर हैं। मैं मास्टर जी को शिक्षक और एक तरह से पिता भी मानती हूँ। उन्हें दुनिया से गए हुए इतना समय हो गया है, लेकिन मेरी जिंदगी का ऐसा कोई दिन नहीं गुजरा जब मैंने उनके लिए प्रार्थना न की हो। मास्टर गुलाम हैदर के बेटे परवेज हैदर ने भी बीबीसी को बताया कि वो साल 1970 में लता मंगेशकर के निमंत्रण पर अपनी माँ और भाई के साथ मुंबई गए थे, जहां लता जी मेरी माँ को अपनी माँ के साथ बिठाती और खुद उनके चरणों में बैठा करती थी। परवेज हैदर के मुताबिक मलिकाए तरन्नुम नूरजहां ने भी हमेशा मास्टर गुलाम हैदर का जिक्र बड़े आदर से किया। उनके अनुसार वो कहती थी कि बहुत कम उम्र में वो कलकत्ता चली गई थी और वो जब वहां से लाहौर आई तो मास्टर गुलाम हैदर ने उन्हें पंचोली स्टूडियो बुलाया। उस समय संगीत की दुनिया में वो बेबी नूरजहां के नाम से मशहूर थी। परवेज हैदर कहते हैं कि मास्टर जी को बताया गया था कि एक छोटी लड़की है जो क्लासिकल अच्छा गा रही है। मास्टर जी ने पूछा, बेटी क्या सुनाओगी? नूरजहां ने उन्हें पीलू की ठुमरी सुनाई, जिसके बोल थे, प्यारे रसिया बिहारी सुनो बिनती हमारी। बेबी नूरजहां को प्रोत्साहित करते हुए मास्टर जी ने कहा कि बेटी तुम अपनी उम्र से बड़ा गाना गाती हो, मैं तुम्हें इनाम देता हूँ, तुम मेरी नई पंजाबी फिल्म का गाना गाओगी। गाने की अस्थाई यानी मुखड़ा क्लासिकी अंग की है, क्या तुम उसे गा सकोगी? नूरजहां ने मास्टर जी से कहा, आप कहिए तो। वो अस्थाई शाला जवानियां माने आंखा ना मोरे जी शुरू ही तान से होती है। नूरजहां कहती थी कि मास्टर गुलाम हैदर ने ये गाना पंजाबी फिल्म गुल बकावली के लिए गवाया था। उसके बाद नूरजहां ने उनकी दूसरी पंजाबी फिल्म यमला जट सहित कई फिल्मों के लिए क्लासिकल और सेमी क्लासिकल गीत गाए। इतना ही नहीं, इसके अलावा मास्टर जी ने नूरजहां से ऐसी धुनें भी गवाई जो सरल और सार्वजनिक भाव की थी। नूरजहां कहती थी कि मास्टर गुलाम हैदर जगत गुरु थे और फिल्म संगीत में उनकी हैसियत एक नायक और आविष्कारक की ही है। मास्टर जी का सबसे बड़ा काम इस क्षेत्र के फिल्मी संगीत को स्पष्ट करना है। लगभग एक सदी पहले मास्टर गुलाम हैदर ने फिल्मी गीत के लिए साज और आवाज का तालमेल बिठाया। दक्षिण एशिया का फिल्मी संगीत आज भी उसी रास्ते पे चल रहा है जो मास्टर जी और उनके बाद उनके कुछ साथियों ने शुरू किया। ये मास्टर गुलाम हैदर का ही कमाल है कि उन्होंने एक फिल्मी गीत को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया। आमतौर पर एक फिल्मी गीत की शुरुआत म्यूजिकल इंट्रोडक्शन से होगी, फिर गीत की अस्थाई यानी मुखड़ा गाया जाएगा। गीत के मुखड़े के दौरान उस गीत को सजाएंगे, संवारेंगे और फिर उसके बाद और अंतरे से पहले इंटरवल पेश आएंगे। परवेज हैदर बताते हैं कि गुलाम हैदर का जन्म 1906 में सिंध के हैदराबाद शहर में हुआ। उन्हें बचपन से ही संगीत में रुचि थी, लेकिन उन्होंने दांतों की डॉक्टरी की पढ़ाई की और अपना डेंटल क्लिनिक भी शुरू किया। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि अपने समय के मशहूर फिल्म निर्माता और पंचोली स्टूडियो के मालिक सेठ दिलसुख पंचोली उनके पास दांत के इलाज के लिए आए।
बातचीत के दौरान सेठ पंचोली ने कहा कि उन्हें अपनी फिल्म के लिए एक म्यूजिक डायरेक्टर की तलाश है। परवेज हैदर ने बताया कि डॉक्टर गुलाम हैदर ने उसी समय क्लिनिक में ही हारमोनियम खोला और सेठ पंचोली को कई धुनें सुनाई। यहीं से पिताजी का संगीत कैरियर शुरू हुआ और उन्हें पंचोली स्टूडियो में संगीत विभाग का प्रमुख बना दिया गया। लाहौर के बाद मास्टर गुलाम हैदर ने कलकत्ता और बम्बई की प्रमुख फिल्म इंडस्ट्री में प्लेबैक संगीत के क्षेत्र में अहम भूमिका निभाई। इसके लिए उन्हें अपने समय का महान संगीतकार स्वीकार किया गया। मास्टर जी से पहले उस्ताद झंडे अली खान को अविभाजित भारत में प्लेबैक संगीत का पहला प्रामाणिक और प्रसिद्ध संगीतकार माना जाता है। उस्ताद झंडे अली खान प्रसिद्ध संगीतकार नौशाद के उस्ताद थे। ये वही नौशाद है जिन्हें मास्टर गुलाम हैदर के बाद महान संगीतकार का सम्मान मिला। वहीं पाकिस्तान में ख्वाजा खुर्शीद अनवर को उनके बराबर कहते हुए पाकिस्तान के महान संगीतकार की उपाधि दी गई। मास्टर गुलाम हैदर अपने समय के सबसे अधिक फीस लेने वाले संगीतकार भी थे। साल 1945 में फिल्म निर्माता और डायरेक्टर महबूब की फिल्म हुमायूं के लिए उन्हें उस वक्त 1 लाख रुपए मिले, जो कि एक रिकॉर्ड है। ये वो दौर था जब एक मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर की फीस 10,000 से ज्यादा नहीं होती थी। उनसे पहले म्यूजिक डायरेक्टर के लिए आमतौर पर पीटी मास्टर शब्द का इस्तेमाल होता था, लेकिन मास्टर गुलाम हैदर का नाम अविभाजित भारत के फिल्मों के पोस्टर पर म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में लिखा गया। उनकी प्रसिद्ध फिल्मों में स्वर्ग की सीधी, मजनू, गुल बकावली, यमला जट, खंजासी, चौधरी खानदान, हुमायूं, शमा, मेहदी, मझधार, मजबूर, शहीद, चल चल रे नौजवान, कनीज, शाहिदा, बेकरार, अकेली, भीगी पलकें, गुलनार शामिल हैं। साल 1953 में गुलनार का प्रदर्शन किया गया और उसी साल केवल 45 वर्ष की आयु में मास्टर साहब का निधन हो गया। लता मंगेशकर ने बीबीसी को बताया कि उन दिनों जब मास्टर गुलाम हैदर बीमार थे तो वे रोजाना नूरजहां को नियमित रूप से फोन करके मास्टर जी के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेती थी। नूरजहां के जरिए मुझे मास्टर गुलाम हैदर के स्वास्थ्य की जानकारी मिलती थी। इससे पहले मैं और नूरजहां फोन पर ही अगली बातचीत का दिन तय कर लेते थे। नूरजहां पाकिस्तान के महान संगीतकारों और गायकों को भी अपने यहाँ ले आती और उनसे बात होती रहती थी। उन्हीं दिनों पता चला कि मास्टर गुलाम हैदर को कैंसर हो गया। मैंने नूरजहां से कहा कि एक बार मास्टर जी से मेरी बात कराएं। जब वो नूरजहां के घर आए तो मैंने मास्टर जी से विनती की कि एक बार आप भारत आ जाएं ताकि हम आपकी बीमारी के बारे में सेकेंड ओपिनियन ले सके, लेकिन वो नहीं आए। फिर यह दुखद खबर मिली कि 9 नवंबर 1953 को मास्टर गुलाम हैदर का निधन हो गया। लता जी ने कहा कि मास्टर गुलाम हैदर एक महान कलाकार थे। मुझसे पहले वो नूरजहां जैसी गायिका के भी उस्ताद थे और वो ही शमशाद बेगम को भी लेकर आए थे। अफसोस इस बात का है कि वो इस दुनिया में थोड़े समय के लिए आए, लेकिन उनका काम और नाम अभी भी हमारे दिल और दिमाग के साथ इतिहास के सेलुलाइट पर जिंदा है।